हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। जैसे आप सबको पता है, हमने एसएससी एमटीएस के लिए अपनी जीके की एमटीएस सीरीज स्टार्ट कर रखी है। आज उसी में हमारी क्लास नंबर 10 है। अभी पहले की जो प्लेलिस्ट है वो हमारे चैनल पे बनी हुई है, तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। जो इसी में वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो एसएससी अपने एमटीएस एग्ज़ाम में पूछ चुकी है। तो उसी का आज हमारा मॉक टेस्ट 10वां है। चलो इस क्लास को करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है। आर्टिकल 248, 280, 300, 324। किस आर्टिकल में फाइनेंस कमीशन। इसका आंसर होगा आर्टिकल 280। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। आर्टिकल 280 में राष्ट्रपति हर 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। इसका उद्देश्य होता है केंद्र और राज्य सरकार के बीच टैक्स का बंटवारा करना। टैक्स के बंटवारे की सिफारिश करती है राष्ट्रपति को, उसके आधार पे होता है। 16वें वित्त आयोग की अध्यक्षता हमारे जो अभी स्टार्ट हुआ है अरविंद पनगड़िया कर रहे हैं। 16 वित्त आयोग आ चुके हैं अभी फ़िलहाल में। अगला प्रश्न देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे। कृष्णदेवराय का वंश कौन सा था। ये सुलु वंश था, संगम वंश, तुलु वंश या आरवीडु वंश, कौन सा वंश था। इसका आंसर होगा तुलु वंश। आगे देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों ने शासन किया था। पहला था संगम, दूसरा सुलु, तीसरा तुलु और चौथा था आरवीडु वंश। और इसी में कृष्णदेवराय तुलु वंश से थे। तुलु वंश के शासक थे सबसे, और विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक भी यही थे। और इन्हीं के दरबार में 8 तेलुगु कवि रहते थे जिन्हें बोलते थे अष्टदिग्गज। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। गोदावरी, महानदी, साबरमती, कृष्णा, कौन सी नदी है। इसका आंसर होगा साबरमती। भारत की अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन साबरमती, नर्मदा, तापी और माही ये ऐसी नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में अपना डेल्टा बनाती हैं। नहीं, गलत हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। गोदावरी, महानदी, साबरमती या कृष्णा, बताइए। इसका आंसर होगा साबरमती नदी अरब सागर में गिरती है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत की अधिकांश नदियाँ होती हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन कुछ नदियाँ हैं जो जैसे साबरमती, नर्मदा, तापी और माही ये पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्थशास्त्र में लॉरेंस वक्र क्या दर्शाता है। बताइए। ये मुद्रास्फीति को दर्शाता है, बेरोजगारी को, या आय की वितरणता को, या मांग और आपूर्ति को। क्या दर्शाता है ये दर्शाता है आय और वितरण को। इसकी व्याख्या देखते हैं। लॉरेंस वक्र किसी देश के लोगों के बीच आय और धन के वितरण की असमानता को मापता है। इसी वक्र में गिनी गुणांक निकाला जाता है। ये वही वक्र है जिसमें गिनी गुणांक निकाला जाता है। अगला देखते हैं। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासक ने करवाया था। बताइए। खजुराहो के मंदिर किस वंश ने बनवाए थे। चोल वंश, चंदेल वंश, पल्लव वंश या होयसल वंश, किस वंश ने बनवाए। ये था चंदेल वंश जो कि एमपी में शासक किया करता था। एमपी में खजुराहो के मंदिर भी एमपी में ही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित इन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने 950 से लेकर 1050 ईस्वी में बनवाया था। यहाँ के मंदिर ने नागर शैली में अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिया गया है। 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची,
किस अनुसूची में दल बदल कानून दिया गया है? यह है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची ये जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन 1985 से। और 8वीं में दी हुई है भाषाई, 9वीं में दिया है भूमि सुधार जो कि 1951 में जोड़ा गया था, और 12वीं में दी हुई है नगर पालिकाएं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ये स्वामीनाथन को, वर्गीस कुरियन को, हरिलाल चौधरी या बम्बा आप्टे? किसे माना जाता है श्वेत क्रांति का जनक? बताइए। इसका आंसर होगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। देख लेते हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने भारत में ऑपरेशन फ्लड के माध्यम से भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादन देश बनाया था, और इन्हें ही मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एशियाई विकास बैंक ADB बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? ये मनीला में है, बैंकॉक में, जकार्ता या बीजिंग? कहाँ पे है ADB बैंक का मुख्यालय? ये है मनीला, फिलीपींस। बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। इसका उद्देश्य था एशिया में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलम्स मॉन किस ग्रह पर है स्थित है? बताइए। सबसे बड़ा ज्वालामुखी किस ग्रह पे है? शुक्र, मंगल, बृहस्पति या शनि ग्रह पे? बोलिए जल्दी बोलिए। इसका आंसर होगा मंगल ग्रह पे। मंगल पर स्थित है ओलम्स मॉन। ये है सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत और ज्वालामुखी। ये माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है 3 गुना, लगभग 3x है। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, शिशु कुमार घोष, राजा राम मोहन राय या महात्मा गांधी? किसने की थी अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना? ये है शिशु कुमार घोष। इसकी स्थापना की गई थी 1868 में शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात बंगाली से इन्होंने अंग्रेजी में बदल दी थी इस पत्रिका को। अगला प्रश्न। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए। ये भारत का राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या भारत के प्रधानमंत्री? कौन है? इसका आंसर होगा भारत के लोकसभा के अध्यक्ष। 108 संविधान की आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा स्पीकर करते हैं। बुलाता राष्ट्रपति है और अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ये देखिए, नहीं गुजरती हुई है पूछ रहा है। ये ब्राज़ील होगा, इंडोनेशिया होगा, केनिया होगा या भारत होगा? किस देश से नहीं गुजरती है? तो ये है भारत, जिससे कि भूमध्य रेखा होकर गुजरती नहीं है। भारत से केवल एक रेखा गुजरती है जिसको बोलते हैं कर्क रेखा। भूमध्य रेखा भारत के दक्षिण से निकलती है। जैसे ये अपना भारत है तो यहाँ से निकलती है, और कर्क रेखा ऐसे गुजरात से होती हुई निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्टैग इन्फ्लेशन की स्थिति क्या होती है? स्टैग इन्फ्लेशन क्या होता है बताइए। स्टैग इन्फ्लेशन होता है एक उच्च मुद्रास्फीति या कम बेरोजगारी, निम्न मुद्रास्फीति या उच्च बेरोजगारी, उच्च मुद्रास्फीति या उच्च बेरोजगारी, या निम्न मुद्रास्फीति या निम्न बेरोजगारी? बताइए कौन सी होती है? ये होती है उच्च मुद्रास्फीति होती है और उच्च ही बेरोजगारी होती है, दोनों ही उच्च होती है। ये देख लेते हैं। ये एक आर्थिक विषमता को दर्शाती है जहाँ महंगाई बहुत तेज होती है और अर्थव्यवस्था विकास दर ग्रोथ रुकने और बेरोजगारी बढ़ने लगती है। जब महंगाई अपने चरम पे होती है और ग्रोथ रुकने लग जाती है और बेरोजगारी बढ़ती है। इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अष्टप्रधान किसके मंत्रिपरिषद का नाम था? अष्टप्रधान किसके मंत्रिपरिषद का नाम था? अकबर का, शिवाजी का, चंद्रगुप्त मौर्य या कृष्णदेव राय का? बताइए किसका था? अष्टप्रधान था शिवाजी महाराज का। छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रशासन 8 मंत्रियों का समूह था, और इनमें सबसे बड़ा पद होता था पेशवा होता था PM, जिन्हें बोलते हैं प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है?
और किस में? लोकसभा में पूछ रहा है। बताइए, ये 2 को, 12 को, 0 को और या 10 को, किसको, कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? इसमें आंसर आएगा 0 सदस्य को। 104वें संविधान संशोधन के बाद ही एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने की व्यवस्था हमारे यहाँ संविधान में समाप्त कर दी गई है। अब लोकसभा में 0 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति, और वहीं पर राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये समाप्त कर दी गई है 104वें संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखते हैं। कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए, कोलेरू झील तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या उड़ीसा? किस राज्य में है कोलेरू झील? कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में। आज यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है, और ये मीठे पानी की झील है आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व बैंक, जिसे बोलते हैं वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम क्या है? IMF, IBRD, WTO, UNICEF? बताइए कौन सा नाम है इसका? इसका आंसर IBRD। इसकी फुल फॉर्म देखते हैं, IBRD। विश्व बैंक को IBRD भी बोलते हैं, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के रूप में भी जाना जाता है, और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में, जो कि USA में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर ने किया था? बताइए, किस गवर्नर जनरल के काल में सती प्रथा को अंत कर दिया गया था, और किसकी सहायता से किया गया था, ये भी बताइएगा। लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन? किसके टाइम पे सती प्रथा को अंत किया गया था? बताइए, ये होगा विलियम बेंटिक। 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को अंत कर दिया गया था, या इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सती प्रथा को जहाँ से स्थायी रूप से बंद हो गई थी सती प्रथा, इसके बाद कभी भी देखने को नहीं मिली थी। अगला देखते हैं। सिक्किम को किस संविधान संशोधन द्वारा भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया था? इसका आंसर बताइए। सिक्किम को कब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? 35वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन, 42वां या 44वां? किस संविधान संशोधन से सिक्किम को शामिल किया गया था? इसका आंसर है 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। 36वां संविधान संशोधन, जिसे सिक्किम को भारत का 22वां स्टेट बनाया गया था। और इसे शामिल कब किया गया था भारत संघ में? इसे शामिल किया गया था 35वां अमेंडमेंट द्वारा। 35वें संविधान संशोधन से इसे शामिल किया गया था, और 36वें से इसे स्टेट बना दिया गया था। वो कौन सा स्टेट? 22वां स्टेट। अगला प्रश्न देखते हैं। गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसने हाल ही में यूनेस्को ने अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है? बेसिकली गरबा कहाँ पे किया जाता है, ये पूछ रहा है। गरबा राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या मध्य प्रदेश? कहाँ पे किया जाता है गरबा किया जाता है गुजरात में। गरबा नवरात्रि के दौरान किया जाने वाला डांस है, और ये यूनेस्को ने अपनी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सूची में इसे शामिल किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। मौद्रिक नीति, जिसे बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, भारत में किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? ये भारत सरकार, नीति आयोग, RBI या वित्त मंत्रालय? किसके द्वारा बनाई जाती है, बताइए। भारत में मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है RBI, और RBI ही रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जिसे RRR बोलते हैं, जैसी दरों के माध्यम से बाजार में मुद्रा की जो आपूर्ति होती है उसको नियंत्रित करता है। और RBI ही बैंकों के लिए CRR या SLR को निर्धारित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा कितने दिनों में पूरी की थी, बताइए। ये 12 दिनों में कर दी थी, 24 दिनों में, 30 दिनों में या 40 दिन लगे थे, बताइए। इसका आंसर है 24 दिनों में। नमक कानून तोड़ने के लिए ही 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती से अपनी यात्रा स्टार्ट की थी, साबरमती आश्रम से, और इन्होंने पहुंचे थे दांडी पर 6 अप्रैल 1930 को। कुल 24 दिनों में दांडी में समाप्त हुई थी। 24 दिन लगे थे पहुंचने में दांडी पे। अगला प्रश्न,
भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? सबसे लंबी इन राज्यों में से सबसे लंबी कोस्ट लाइन किसकी है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। किसकी कोस्ट लाइन सबसे बड़ी है? इसका आंसर है गुजरात। गुजरात की कोस्ट लाइन सबसे बड़ी है। गुजरात की जो कोस्ट लाइन है लगभग 1600 किलोमीटर है। 1600 किलोमीटर। दूसरे स्थान पे आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश आता है। एक मिनट, दूसरे स्थान पे आता है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए, आर्य समाज का फाउंडर कौन है? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस या देवेंद्रनाथ टैगोर। किसने की थी? इसके आंसर है दयानंद सरस्वती ने की थी। और ये कब कब की गई थी? ये की गई थी 1875 बॉम्बे में स्थापना की थी। और इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। और इसी में हम अपना लास्ट और आखिरी प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है? बताइए, किस आर्टिकल में हमें अनटचेबिलिटी देखने को मिलती है? आर्टिकल 14, 15, 17 या 18? ये तो शायद सभी को पता होना चाहिए। ये है आर्टिकल नंबर 17 में। आर्टिकल नंबर 17 में हमें देखने को मिलती है अस्पृश्यता। और इसका किसी भी रूप से आचरण दंडनीय अपराध है। जब भी कोई भी करता है तो ये एक अपराध है, आचरण करता है तो अपराध है। और वहीं पे इसमें देख लेते हैं हम आर्टिकल 14 में क्या देखने को मिलती है। आर्टिकल 14 में हमें देखने को मिलती है समानता। आर्टिकल 15 में भेदभाव, धर्म, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव देखने को मिलता है। और वहीं पे 18 में है उपाधियों का अंत। उपाधि दी हुई है, उपाधि दी गई है, उनका अंत है, कोई भी नहीं ले सकता है। तो ये हमारे आज के प्रश्न थे जो कि हम डेली करवाते हैं। अपने चैनल है जीएस विथ हेमंत यूट्यूब चैनल पे करवाते हैं। और इसका पीडीएफ हमें हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम जीएस विथ हेमंत पे। और ये सीरीज़ हमारी एसएससी एमटीएस के लिए स्टार्ट की गई है। एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है अभी 2025 का फॉर्म था, 2026 में होने वाला है, उसी के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। तो आप इसको देख सकते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो एसएससी अपने एग्ज़ाम में, एमटीएस एग्ज़ाम में पूछ चुकी है पिछले 3-4 सालों से पूछ रही है। वही क्वेश्चन है, ये रिपीट कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे रोज़ 8 बजे। और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे हो जाएगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कैसी लग रही है आपको ये सीरीज, या इसमें कोई भी सुधार करना है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।